इस लेक्चर को स्किप मत करना। अगर आप एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह शुरुआत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह लेक्चर केवल एक टॉपिक नहीं है, बल्कि आपके पूरे सिलेबस की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, क्योंकि यहीं से आपको हिस्ट्री को पढ़ने की सही डायरेक्शन और क्लैरिटी मिलती है। इस वीडियो में आपको कोई विजुअल नहीं मिलेगा और इसके पीछे एक क्लियर रीजन है। यह लेक्चर देखने के लिए नहीं, बल्कि समझने, सोचने और लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए बनाया गया है। यह एक प्योर ऑडियो बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लास है, जिसे आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं, ट्रैवल करते समय, वॉक के दौरान या नोट्स मेकिंग के साथ। यहां स्क्रीन देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस लेक्चर का हर एक पैराग्राफ लूसेंट जनरल नॉलेज बुक से लिया गया है, लेकिन यहां उसे केवल पढ़कर सुनाया नहीं गया है। यहां हर फैक्ट का मीनिंग, हर कॉन्सेप्ट का लॉजिक और एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एंगल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यानी जो चीज बुक में एक लाइन में होती है, यहां उसका पूरा बैकग्राउंड और रीजनिंग समझाया गया है। यह लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ राटा नहीं लगाना चाहते, बल्कि क्लियर कॉन्सेप्ट्स बनाना चाहते हैं, जो एग्जाम हॉल में सिर्फ याद करके नहीं, बल्कि लॉजिक के साथ आंसर लिखना चाहते हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अब हेडफोन्स लगाइए, नोटबुक रेडी रखिए और पूरा फोकस के साथ सुनिए, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा डायनेस्टी का वह कॉन्सेप्ट जो डायरेक्टली आपके एग्जाम परफॉर्मेंस में काम आने वाला है। और एक बात याद रखिए, इस लेक्चर के एंड तक आप हरियाणा डायनेस्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने फैक्ट्स नहीं, बल्कि पूरी स्टोरी, उसका लॉजिक और उसका एग्जाम पर्सपेक्टिव समझ लिया होगा। अब चलिए हिस्ट्री को समझने की असली शुरुआत करते हैं। आज हम मगधा के उस दौर में जाते हैं जब इंडिया में पहली बार सही मायनों में पॉलिटिकल पावर एक जगह इकट्ठा होना शुरू हुई। इस पूरी कहानी की पहली मजबूत नींव है हरियाणा डायनेस्टी। यहीं से नॉर्थ इंडिया की राजनीति एक नया शेप लेना शुरू करती है। उस समय इंडिया छोटे छोटे जानापैड्स में बटा हुआ था। जानापैड का मतलब होता है एक छोटा राज्य जिसका अपना किंग, अपनी आर्मी, अपनी इकॉनमी और अपनी पहचान होती थी। ऐसे ही कई जानापैड्स थे और उन्हीं में से एक था मगधा। शुरुआत में मगधा कोई बहुत पावरफुल या फेमस स्टेट नहीं था, लेकिन इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसके साथ सब कुछ बदलना शुरू होता है। उस व्यक्ति का नाम था बिंबिसारा और समय था लगभग 544 बीसी। अब यहां एक बुनियादी बात समझना बहुत जरूरी है। कोई भी राजा सिर्फ तलवार के दम पर राज्य नहीं बढ़ाता। एक स्मार्ट रूलर माइंड, डिप्लोमेसी, मैरिज अलायंसेस और जरूरत पड़ने पर वॉर, इन सब का इस्तेमाल करता है। बिंबिसारा इस बात को बहुत अच्छे से समझता था। जब बिंबिसारा मगधा का राजा बना तो उसने सबसे पहले स्टेबिलिटी पर ध्यान दिया। स्टेबिलिटी का मतलब होता है राज्य के अंदर शांति, रेगुलर रेवेन्यू, लोगों का प्रोडक्टिव काम करना और रूलर के पास फ्यूचर प्लानिंग का समय होना। इसी स्टेबिलिटी की वजह से मगधा धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरने लगा। बिंबिसारा की पॉलिसी का एक सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर था मैरिज थ्रू एक्सपेंशन। यहां शादी किसी लव स्टोरी के लिए नहीं थी, बल्कि एक प्योर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। उसने कोसला के राजा प्रासेंजित की बहन से विवाह किया। इस मैरिज अलायंस का सीधा फायदा यह हुआ कि कशी का एक हिस्सा उसे डाउरी के रूप में मिला। अब यहां रुककर समझने वाली बात है, कशी उस समय एक बहुत ही रिच रीजन था। वहां ट्रेड, एग्रीकल्चर और रेवेन्यू तीनों स्ट्रांग थे। जैसे ही कशी का वह हिस्सा मगधा के कंट्रोल में आया, मगधा की इकोनॉमी अचानक मजबूत हो गई। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है तो आर्मी पावरफुल बनती है, और जब आर्मी पावरफुल होती है तो राज्य का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ जाता है। यहीं से साफ दिखता है कि बिंबिसारा केवल एक वॉरियर नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी एडमिनिस्ट्रेटर और क्लीवर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट भी था। यही कारण है कि हरियाणा डायनेस्टी के समय से मगधा धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे डोमिनेंट पावर बनने की दिशा में बढ़ने लगा। इसके बाद बिंबिसारा ने लिच्छावी गणराज्य की राजकुमारी छेलाना से विवाह किया। यहां लिच्छावी को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कोई नॉर्मल किंगडम नहीं था।
लिच्छावी एक गणराज्य था, यानी ऐसा राज्य जहां कोई सिंगल किंग शासन नहीं करता था, बल्कि काउंसिल्स और असेंबलीज के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। इसका मतलब यह हुआ कि बिंबिसारा ने एक तरफ मॉनर्की से और दूसरी तरफ रिपब्लिक से रिश्ता बना लिया। इस मैरिज अलायंस से उसे केवल जमीन या धन नहीं मिला, बल्कि उसे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिली। अब उसे सिर्फ एक ताकतवर राजा ही नहीं, बल्कि अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स द्वारा एक्सेप्टेड रूलर माना जाने लगा। इसके बाद बिंबिसारा ने मदरा किंगडम की राजकुमारी खेमा से विवाह किया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि उसकी डिप्लोमैटिक रीच अब हर डायरेक्शन में फैल चुकी थी। नॉर्थ में भी रिलेशंस, ईस्ट में भी इन्फ्लुएंस और गणराज्य के साथ भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। इस तरह बिंबिसारा ने बिना युद्ध के ही मगधा को एक पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड स्टेट बना दिया। लेकिन बिंबिसारा केवल अलायंसेस बनाकर बैठा नहीं रहा। जब जरूरत पड़ी उसने मिलिट्री एक्शन भी लिया। उसने अंगा को कॉन्कर किया। अंगा आज के भागलपुर रीजन के आसपास स्थित था और उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड हब माना जाता था। अंगा को जीतने का मतलब था कि अब मगधा को ईस्टर्न ट्रेड राउट्स पर डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया। ट्रेड राउट्स का कंट्रोल उस समय पावर का सबसे बड़ा सोर्स था, क्योंकि यहीं से रेवेन्यू, रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता था। इसी दौर में बिंबिसार का एक और काम इतिहास में बहुत फेमस माना जाता है। उसने पहली बार एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी तैयार की। इसका मतलब यह था कि अब सेना केवल युद्ध के समय इकट्ठा नहीं की जाती थी, बल्कि परमानेंट रूप से ट्रेन्ड सोल्जर्स रखे जाते थे जिन्हें स्टेट सैलरी देती थी। यह सिस्टम मगधा को बाकी राज्यों से मिलिट्री रूप से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। यहीं से साफ दिखाई देता है कि बिंबिसारा केवल शादी के अलायंसेस तक सीमित रूलर नहीं था, बल्कि उसने डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, ट्रेड कंट्रोल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चारों को बैलेंस करके मगधा को एक इमर्जिंग इंपीरियल पावर बना दिया। यही कारण है कि SKGS-C एग्जाम्स में बिंबिसारा को मगधा के राइज का रियल आर्किटेक्ट माना जाता है। अब यहां थोड़ा रुककर स्टैंडिंग आर्मी को ठीक से समझना जरूरी है। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होती है ऐसी आर्मी जो सिर्फ वॉर के समय इकट्ठा नहीं की जाती, बल्कि हमेशा रेडी रहती है। ये सोल्जर्स सैलरी लेते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग होती है और हर समय रूलर के कंट्रोल में रहते हैं। इससे पहले ज्यादातर राजा इमरजेंसी आने पर किसानों या स्थानीय लोगों को बुलाकर सेना बनाते थे, लेकिन बिंबिसारा ने पहली बार परमानेंट आर्मी रखी। इसका सीधा इफेक्ट यह हुआ कि मगधा अचानक बहुत पावरफुल दिखने लगा। नेबरिंग स्टेट्स डरने लगे और मगधा का रिस्पेक्ट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ गए। लेकिन बिंबिसारा सिर्फ पावर और वॉर तक सीमित रूलर नहीं था। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइड भी था। वह गौतमा बुद्धा का कंटेम्पररी था। उस समय समाज में लोग केवल राजनीति और युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि धर्म, अहिंसा और पीस जैसे आइडियाज पर भी चर्चा हो रही थी। इसी सोच का एक एग्जाम्पल तब दिखता है जब अवांती के राजा प्रद्योता बीमार पड़े। बिंबिसारा ने कोई सेना नहीं भेजी, बल्कि अपना रॉयल फिजिशियन जीवाका भेजा। यह कोई मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि प्योर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी थी, जहां मेडिसिन और गुडविल के जरिए रिलेशन मजबूत किया गया। इसी दौरान बिंबिसारा ने न्यू राजागृहा को कैपिटल के रूप में डेवलप किया। राजागृहा चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए यह नेचुरली सिक्योर कैपिटल था। जब कैपिटल सुरक्षित होती है तो रूलर बिना डर के लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है। यही रीजन है कि मगधा की एडमिनिस्ट्रेशन इस समय बहुत स्टेबल दिखाई देती है। लेकिन अब कहानी में एक डार्क फेज शुरू होता है। बिंबिसारा का बेटा था अजातशत्रु। नाम का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, लेकिन हिस्ट्री में आयरनी यही दिखाई देती है। उसने अपना सबसे पहला शत्रु अपने ही पिता को बना लिया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसारा को मारकर थ्रोन छीन लिया। यहां रुककर सोचने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक पर्सनल क्राइम नहीं था, बल्कि पावर पॉलिटिक्स का रिजल्ट था। राज्य बहुत बड़ा हो चुका था। एम्बिशन और ग्रीड इतनी बढ़ गई थी कि ब्लड रिलेशंस भी टूट गए। अजातशत्रु का रूल अपने पिता से बिल्कुल अलग था। जहां बिंबिसारा ज्यादा डिप्लोमेसी और अलायंसेस पर भरोसा करता था, वहीं अजातशत्रु का अप्रोच ज्यादा अग्रेसिव और मिलिट्री बेस्ड था।
सबसे पहले उसने काशी पर कंप्लीट कंट्रोल लिया। इस प्रोसेस में उसका अपना मामा कोसाला का राजा प्रसेनजित उसका दुश्मन बन गया। पहले जो रिलेशन मैरिज अलायंस से बना था वह अब सोर्ड और वॉर से टूट गया। यहीं से मगाधा के इतिहास में साफ दिखता है कि पावर बढ़ने के साथ साथ पॉलिटिक्स भी ज्यादा रूथलेस होती चली गई। बिंबिसारा ने मगाधा को बनाया और अजातशत्रु ने उसे जबरदस्त मिलिट्री पावर में बदलना शुरू कर दिया। इसके बाद अजातशत्रु का अगला बड़ा टारगेट था वज्जी कन्फेडरेशन। अब यहां सबसे पहले वज्जी को सही तरीके से समझना जरूरी है। वज्जी कोई सिंगल किंगडम नहीं था, बल्कि कई रिपब्लिक्स का ग्रुप था और इसका कैपिटल था वैशाली। यहां शासन किसी एक राजा के हाथ में नहीं था, बल्कि काउंसिल्स और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से चलता था। यही बात मोनार्की के लिए सबसे बड़ा डेंजर होती है, क्योंकि जब पावर लोगों में बंटी होती है तो आइडियाज फास्ट स्प्रेड करते हैं। अजातशत्रु को वज्जी से सिर्फ टेरिटोरियल प्रॉब्लम नहीं थी, उसे आइडियोलॉजिकल डर था। एक स्ट्रांग रिपब्लिकन सिस्टम उसके मोनार्किकल रूल के लिए थ्रेट बन सकता था। इसी डर की वजह से उसने वाज्जी के खिलाफ वॉर शुरू किया। यह वॉर पूरे 16 ईयर्स तक चला, लेकिन 16 साल का मतलब यह नहीं कि रोज बैटल्स होती थीं। यह एक वॉर ऑफ एग्जॉस्शन था, जहां पेशेंस, रिसोर्सेज और साइकोलॉजी की परीक्षा होती है। इस युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड में आता है। अजातशत्रु ने वज्जी को सीधे मिलिट्री फोर्स से डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसे इंटरनली वीकन किया। उसने अपने 2 मिनिस्टर्स सुनिधा और वत्सकर को वैशाली भेजा। ये मिनिस्टर्स वहां लोगों के बीच डाउट, जेलसी और मिसट्रस्ट फैलाने लगे। जब किसी सिस्टम के अंदर ट्रस्ट टूट जाता है तो सबसे स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम भी अपने आप कोलैप्स कर जाता है। यही वज्जी के साथ हुआ। इसी के साथ अजातशत्रु ने कुछ नए वॉर वेपन्स भी यूज किए। एक था रथमुसला, जिसमें चैरियट के आगे एक भारी मेस लगी होती थी जो एनिमी रैंक्स को तोड़ देती थी। दूसरा था महाशिलाकंतका, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली मशीन थी। इन वेपन्स ने मगाधा को क्लियर मिलिट्री एडवांटेज दिया। अंत में रिजल्ट साफ था। वैशाली गिर गया, वज्जी कन्फेडरेशन खत्म हो गया और कशी तथा वैशाली दोनों मगाधा में मर्ज हो गए। अब मगाधा पूरी गेंजेस वैली का सबसे पावरफुल स्टेट बन चुका था। इस इमेंस पावर को सिक्योर करने के लिए अजातशत्रु ने राजागृह को और ज्यादा फोर्टिफाई किया और गंगा के किनारे पताली नाम के गांव में एक जालदुर्गा बनवाई। जालदुर्गा का मतलब होता है पानी से सुरक्षित फोर्ट, यानी नेचुरल डिफेंस के साथ मिलिट्री सिक्योरिटी। यहीं से फ्यूचर मगाधा का बीज पड़ता है। अजातशत्रु के बाद सत्ता में आता है उसका बेटा उदयीन। उदयीन का सबसे बड़ा योगदान वॉर नहीं बल्कि विजन था। उसने समझ लिया कि राजागृह पहाड़ों में घिरा हुआ है, जबकि रियल ट्रेड रिवर्स से होता है। फ्यूचर लैंड रूट्स में नहीं बल्कि रिवर रूट्स में है। इसी सोच के साथ उसने गंगा और सोन रिवर के संगम पर पटलिपुत्रा की फाउंडेशन रखी और कैपिटल वहीं शिफ्ट कर दी। इस डिसीजन का इफेक्ट बहुत डीप था। रिवर ट्रेड आसान हुआ, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हुआ, आर्मी मूवमेंट स्मूथ हुआ और एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट बन गई। यही रीजन है कि आगे चलकर पटलिपुत्रा मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर जैसे ग्रेट एम्पायर्स का हार्ट बना। लेकिन उदयीन के बाद जो रूलर्स आए, अनुरुद्धा, मुंदा और नागादशक, वे स्ट्रांग नहीं थे। यहां एक डेंजरस ट्रेंड शुरू हुआ जिसे पेरिसाइड कहते हैं, यानी अपने ही पिता की हत्या। पावर स्ट्रगल ने सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया। स्टेबिलिटी खत्म हो गई और धीरे धीरे हरियाणा डायनेस्टी का अंत हो गया। अगर अब पीछे मुड़कर देखें तो पूरी कहानी परफेक्टली कनेक्टेड लगती है। बिंबिसारा ने फाउंडेशन रखी, अजातशत्रु ने पावर को मैक्सिमम एक्सपैंड किया, उदयीन ने फ्यूचर कैपिटल बनाकर विजन दिया और वीक रूलर्स ने सब कुछ बिगाड़ दिया। यही वजह है कि अगर एसएससी एग्जाम में किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए तो तुम फैक्ट्स रटकर नहीं बल्कि लॉजिक और स्टोरी के बेस पर आंसर लिख पाओगे, क्योंकि तुमने इतिहास को याद नहीं किया बल्कि उसे समझ लिया है।